हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विथ आरोहित में। और आज का ये जो लेक्चर है क्लास 10th का चैप्टर 11 का 5th नंबर का लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। रिफ्रैक्शंस तो हम लोग जान चुके हैं। रिफ्रैक्शन एक घटना होती है लाइट से रिलेटेड, जिसमें कोई भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो उसका क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस क्या है, तो सबसे पहले ये एटमॉस्फेयर समझ लेते हैं हम। एटमॉस्फेयर तो आप सभी को पता होगा, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण। लेकिन यहाँ पर हमारे आसपास का वातावरण या इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही, ये अर्थ के इन्वायरमेंट की बात हो रही है। ठीक है। तो अर्थ के चारों ओर का जो एरिया है उसी को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर यहाँ पर डॉट 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 लाइन से आप लोग देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है। तो इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। क्या कहा जाता है? इसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। हमारे अर्थ में जितनी भी घटनाएं घटती है, जैसे कि मौसम में परिवर्तन होता है, चेंजेस होती है, बारिश होती है, बिजली कड़कती है और बहुत सारा प्रोसेस है, ये सब जो है इसी एटमॉस्फेयर में चेंजेस की वजह से होती है। तो आई होप आप सभी को एटमॉस्फेयर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब एटमॉस्फेयर में लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है उसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए तो एक बार देख लेते हैं, यदि आपको एग्जाम में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पूछा जाए तो आप डेफिनेशन में क्या लिख के आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस वेरिएशन in the density and the temperature in the different layer of the earth atmosphere। अर्थ के एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर का, अर्थ एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर का मतलब अलग अलग लेवल में जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है और एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है, ये लगातार क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इसमें लगातार वेरिएशन आते रहता है। दिस लेयर विल एक्ट एज डिफरेंट मीडियम। और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उनकी डेंसिटी और उनके टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से ये अलग अलग मीडियम का काम करती है, अलग अलग मीडियम का काम करती है। अब मीडियम क्या होता है हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना। आगे लिखा है, सनलाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू दिस एटमॉस्फेरिक लेयर। और जैसे ही सनलाइट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ता है तो उनका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। उनका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। किसके थ्रू? इस एटमॉस्फेयर के लेयर्स के थ्रू। तो उसी घटना को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आई होप ये डेफिनेशन आप लोग को समझ में आया होगा। आसान भाषा में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। चूँकि हम लोग को पता है हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, तो अलग अलग लेयर पर मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है और उसकी डेंसिटी भी अलग अलग देखने को मिलती है। ओके। इस वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है एक मीडियम का काम करती है। कहीं पर डेंसर मीडियम होती है, कहीं पर रेयर मीडियम होती है। तो ऐसे मीडियम का काम करती है। और जैसे ही सन का लाइट जो है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ती है तो इसी एटमॉस्फेरिक लेयर की वजह से उनका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। चलिए इसी को दूसरे वे में समझते हैं। आप लोग इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, द डेविएशन ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एज इट पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो लाइट होती है सन की लाइट, या सन के लाइट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, हम लोग देख चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक लेयर से टकराते हैं या एटमॉस्फेरिक लेयर पर इंसिडेंट होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। डेविएशंस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन से वो क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं या भटक जाते हैं। कहाँ पर? अर्थ के एटमॉस्फेयर पर। कहाँ पर? अर्थ के एटमॉस्फेयर पर।
तो इसी को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये आप फिगर के द्वारा आप लोग देख पा रहे हैं, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, चारों तरफ बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग अर्थ सरफेस पर खड़े हुए हैं, जिसको ऑब्जर्वर का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर सन है, ये सन का एक्चुअल पोजीशन है। जैसे ही सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर पर पड़ती है तो यहाँ से हल्का सा बेंड हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, और जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट का क्या हो जाता है, बेंडिंग। इसी घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सन का लाइट जो है यहाँ से बेंड होकर यहाँ हमारे आँखों में आता है, और ये सन का जो पिक्चर है या इमेज है या फोटो है वो हमको यहाँ पर दिखता है। एक्चुअल में इसका पोजीशन इस पॉइंट पर रहता है, पॉइंट ए पर रहता है, लेकिन ये हमको दिखता कहाँ पर है, पॉइंट बी पर। इसको ऑपरेंट पोजीशन ऑफ सन बोलते हैं। इसको आगे और अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पर केवल आपको ये समझने की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है वो चीज़ हम लोग समझ लिए। ओके, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ घटना देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सम नेचुरल फिनोमिनोन बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमारे नेचर में या हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में है जो रिफ्रैक्शन होता है उसके थ्रू कुछ कुछ नेचुरल फिनोमिनोन देखने को मिलता है, जिसमें से फर्स्ट नेचुरल फिनोमिनोन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब तारों का चमकना। ऑपरेंट स्टार पोजीशन, जो एक्चुअल पोजीशन होता है स्टार का वो हमको ना दिखकर उसका पोजीशंस कहीं और दिखता है। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, जो ग्रह है या प्लैनेट्स हैं वो नहीं चमकता है। तो क्यों नहीं चमकता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब सनराइज हमें जल्दी होते हुए दिखता है, जबकि सनसेट जो है हमें लेट से मतलब सनसेट जब होता है तो उसको थोड़ा सा देरी लगता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, तो ये सभी का रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से हमको नेचर में इस टाइप के फिनोमिनोन देखने को मिलते हैं, इस टाइप के फिनोमिनोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो इसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के ये क्यों चमकता है इसका रीज़न देख लेते हैं। ये तो हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से होता है, लेकिन इसके बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार अंडरगोज रिफ्रैक्शंस ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर एट वेरियस एल्टीट्यूड। जब भी कोई लाइट स्टार से हमारे अर्थ तक आती है, स्टार से हमारे अर्थ तक आती है, तो उस लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब किसकी वजह से रिफ्रैक्शंस होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी में परिवर्तन होते रहता है उसकी वजह से, या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी को ही हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर बोल सकते हैं। और वेरियस एल्टीट्यूड का मतलब होता है अलग अलग हाइट पर, अर्थ एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर पर या अलग अलग हाइट पर। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीज़न क्या है, स्टार से जो लाइट आती है, स्टार से जो लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर के जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है या रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर होती है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग लेयर पर या अलग अलग हाइट पर अलग अलग होती है। उस वजह से रिफ्रैक्शंस होता है स्टार से जो लाइट आती है उसका। द स्टार अपीयर्स टू बी वेरी ब्राइट एट वन मोमेंट एंड एट नेक्स्ट मोमेंट इट बिकम वेरी डिम। और यही कारण है कि कुछ मोमेंट में स्टार हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, और कुछ मोमेंट में वो कैसा हो जाता है, डिम हो जाता है, मतलब नहीं चमकता है। ओके, अब इसी को आप लोग इस वे में भी समझ सकते हो, एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग slightly the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The stars sometime appear brighter and at
some other time fainter, which is the twinkling effect। बोलने का मतलब वही है, जब भी स्टार से कोई लाइट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी में चेंज होते रहते हैं। एटमॉस्फेयर का जो एयर है उनकी डेंसिटी में अलग अलग लेयर के हिसाब से चेंजेस होती रहती है। इस वजह से स्टार में हमको ऑपरेंट देखने को मिलता है। ऑपरेंट देखने को मिलता है इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट पर स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, ये ए पॉइंट है और यहाँ पर स्टार देख पा रहे हैं, ये स्टार का एक्चुअल पोजीशन है। और जैसे ही लाइट जो है अर्थ एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारे आई में आता है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ये हल्का सा बेंड हो जाता है और ये सीधा हमारे आई में आता है। तो एक्चुअल में स्टार रहता यहाँ पर है, लेकिन ये हमें यहाँ पर दिखता है, पॉइंट बी पर दिखता है। और इसी पोजीशंस को कहा जाता है ऑपरेंट स्टार पोजीशन। क्या कहा जाता है? ऑपरेंट स्टार पोजीशन। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप लोग देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर का जो लाइन दिख रहा है हम लोग को बेंड दिख रहा है। तो बेंड क्यों दिख रहा है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से। ओके। और यहाँ पर अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यहाँ पर इंक्रीज़ होता है। और क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी भी इंक्रीज़ होता है। और इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न मैं ऊपर बता चुका हूँ कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उनका टेम्परेचर की वजह से उसका अलग अलग लेयर पर उसकी डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती या घटती जाती है, इस वजह से। तो आई होप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीज़न आप लोग को समझ में आया होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब होता है तारों का चमकना, ठीक है, या फिर कभी चमकना कभी डीम हो जाना, इन सब का रीज़न है। तो ये सारा पॉइंट आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिनन के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऑपरेंट स्टार पोजीशन। अच्छा, इसको भी मैं इस डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझा दिया हूँ, फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टेट toward the normal, the operant position of a star is slightly different from its actual position. The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the origin. Further, this operant position of the star is not stationary. Since the stars are very distant, they approximate point-sized source of light. बोलने का मतलब ये है कि स्टार जो है अपने एक्चुअल पोजीशन से हटकर हमको कहाँ पर दिखाई देता है? अलग पोजीशंस पर। ये हमको दूर में दिखाई देता है, रहता है एक्चुअल में पास में, लेकिन ये दूर दिखाई देता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा हुआ है ऑपरेंट स्टार पोजीशंस। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेन किया था वो सारा चीज़ आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर जो लिखा है वहीं आप लिखें। ओके। और इसी वजह से ऑपरेंट स्टार पोजीशंस की वजह से हमको स्टार जो है पॉइंट साइज का दिखता है। कैसे दिखता है? पॉइंट साइज का दिखता है, या पॉइंट साइज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। ओके। या हम लोग स्टार को सोर्स ऑफ लाइट का पॉइंट साइज कंसिडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स जो है क्यों नहीं चमकते हैं? इनके बोलने का मतलब ये है प्लैनेट जो है नहीं चमकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। प्लैनेट्स क्या होते हैं? अर्थ के बहुत पास में होते हैं। एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स। और इनके पास जो है बहुत सारे सोर्सेस देखने को मिलते हैं, या स्रोत देखने को मिलते हैं। एक्सटेंड सोर्स का मतलब होता है बहुत सारे सोर्स देखने को मिलता है। If we consider a planets a collection of large number of point-sized source of light, और यहाँ पर हम लोग ऐसा कंसिडर कर लें, यदि हम लोग ऐसा कंसिडर कर लें कि जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स है बहुत सारे पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, यदि हम लोग ऐसा कंसिडर कर लें, the total variation in the amount of light entering our eye from all individual point side source will average out to 0. तो इससे क्या हो जाएगा? यदि हम लोग प्लैनेट्स को बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट का कलेक्शन कंसिडर कर लें, तो उस सिचुएशंस में प्लैनेट से जो लाइट आने वाली है तो उनका एवरेज अगर हम लोग देखें तो उसको 0 कंसिडर किया जा सकता है। मतलब इंडिविजुअल साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू 0।
अगर सभी पॉइंट से, सभी सोर्स पॉइंट से एक साथ लाइट इमिट होंगी और लाइट जो है डिम हो जाएंगी या ब्राइट हो जाएंगी, तो कुल मिलाकर वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लाइट को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस वजह से ओवरऑल हम लोग को क्या मिल जाता है, ज़ीरो लाइट मिल जाता है, विच रिड्यूस ट्विंकल या ट्विंकलिंग इफेक्ट, जो कि क्या कर देते हैं, अगर प्लेनेट चमकता या ब्राइट हमको दिखता तो उसको ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, प्लैनेट्स क्या होते हैं, अर्थ के बहुत पास में रहते हैं, और बहुत पास में रहते हैं इस वजह से जो अदर प्लैनेट्स हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं बहुत सारे सोर्स का, इसका सोर्स लाइट का सोर्स का काम करती है। और यदि हम लोग ऐसा कंसिडर कर ले कि प्लैनेट्स जो है बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट का या पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट का अगर कलेक्शन है, तो उस सिचुएशंस में जो लाइट हमारे आँखों में इंटर करती है, जो लाइट हमारे आँखों में इंटर करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, वेरिएशन होता है। और इस वजह से बहुत सारे, जब लाइट सोर्स से एक साथ लाइट आएंगे, लाइट जाएंगे, या कभी ब्राइट होगा कभी डीम होगा, तो उस सिचुएशंस में जो ओवरऑल एवरेज जो लाइट है उसको ज़ीरो कंसिडर किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है उसको क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं। तो आई होप अब ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो जाता है इस पॉइंट पे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड द अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब भी सनसेट होता है या सनराइज होता है, पहले सनराइज की बात करते हैं, जब भी सनराइज होता है या सूर्य उगता है तो उसका जो एक्चुअल पोजीशन रहता है उससे वो 2 मिनट पहले हम लोग को दिखाई देता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जैसे कि सनराइज हो रहा है तो हमको सनराइज होते हुए दिखता है, लेकिन एक्चुअल में सनराइज 2 मिनट पहले हुआ रहता है और वो 2 मिनट बाद में हमको दिखता है। एक बार और बोल देता हूँ, सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर। जैसे कि सनराइज हो रहा है, लेकिन सनराइज हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, और जब सनसेट होता है, सूर्य डूबता है, तो वो हमें 2 मिनट, सूर्य का सनसेट हो जाने के 2 मिनट बाद हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा होता है एक्चुअल में। और ये क्यों होता है, ये होता है केवल और केवल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जो एक्चुअल सनराइज है उससे 2 मिनट पहले हम लोग को क्या दिखता है, सन दिखता है, और 2 मिनट के बाद हमको सनसेट होते हुए दिखता है, एक्चुअल सनसेट। ठीक है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसका रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है बाई एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द ओरिजिन बाई द सन। जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है, ये ओरिजिन लाइन है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये अर्थ है, और यहाँ पर ये जो डेस डेस लाइन देख रहे हैं, डॉट डॉट लाइन, ये अर्थ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर सन है, और यहाँ पर अपरेंट पोजिशन ऑफ सन है। ओके, तो इस वजह से है। आगे देखते हैं, फिगर शो द एक्चुअल अपरेंट पोजीशन ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज 2 मिनट। द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो टू द सेम फिनोमिनन्स। और आप लोग देखे होंगे जब सनसेट होता है और जब सनराइज होता है, जब सनसेट होता है और सनराइज होता है, तो दोनों के प्रोसेस में या दोनों फिनोमिनन में 2 मिनट का डिफरेंस होता है। और जब सनसेट और सनराइज होता है तो उस समय जो सन है वो कैसे दिखाई देता है, फ्लैट दिखाई देता है, प्लेन दिखाई देता है, या हम लोग ऐसा कंसिडर कर देते हैं एक डिस्क की तरह दिखाई देता है। तो ये सब क्यों दिखाई देता है, अपरेंट पोजीशंस की वजह से। और अपरेंट पोजीशंस क्यों मिलता है हमको,
रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से। तो ये दोनों ही घटना, ये फ्लैटरिंग और जो सन डिस्क का जो घटना है, ये अपरेंट पोजीशंस की वजह से होता है या रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की थ्रू होता है। और ये दोनों ही सिचुएशन में होता है, सनसेट के केस में भी होता है और सनराइज के केस में भी होता है। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। एडवांस सनराइज का मतलब 2 मिनट पहले दिखाई देता है हमको, और डिले का मतलब होता है 2 मिनट बाद हमको दिखाई देता है सनसेट, एक्चुअल सनसेट जो है। और एक्चुअल सनराइज जो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो इसी को कहा जाता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो आई होप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से संबंधित सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के अंदर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा डेफिनेशंस के बाद देखा हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से नेचुरल फिनोमिनन, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अपरेंट स्टार पोजीशन, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, apparent star position, planets do not twinkle, advanced sunrise and delay sunset। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग को कहा जाता है प्रकीर्णन, या इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये भी लाइट से रिलेटेड एक घटना है जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिख के आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम सन इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर द लाइट गेट्स स्कैटर्ड। जब भी कोई वाइट लाइट या कोई भी लाइट, या वाइट लाइट ही कंसिडर कर लेते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर इंटर करते हैं तो लाइट क्या हो जाते हैं? स्केटर्ड हो जाते हैं। और स्केटर्ड का मतलब होता है फैलना। स्केटर्ड का मतलब क्या होता है? फैलना। मतलब लाइट जो है चारों तरफ फैल जाता है। द लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। स्प्रेड का मतलब भी होता है फैलना। ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं बाय द डस्ट पार्टिकल। किसके द्वारा? वो डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा, या फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के द्वारा, जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी घटना को, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। एंड इट इज़ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और स्कैटरिंग की जो घटना है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वो पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, या एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, या मॉलिक्यूल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी पूरी घटना को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक पार्टिकल है और यहाँ से कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है वाइट लाइट है, या कोई भी लाइट हो सकता है। जनरली यहाँ पर वाइट लाइट वर्ड का यूज़ इसलिए किए क्योंकि सन लाइट जो है वाइट रहता है। हालांकि उसके अंदर में 7 कंपोनेंट होता है, लेकिन वो वाइट लाइट ही होता है। तो जैसे ही इस पार्टिकल्स के ऊपर पड़ता है तो ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका क्या हो जाता है? स्प्रेडिंग हो जाता है या स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो लाइट देख पा रहे हैं, ये वाला जो लाइट जो है ब्लैक कलर का, इसी को कहा जाता है स्प्रेड लाइट या स्केटर्ड लाइट। क्या कहते हैं? स्केटर्ड लाइट। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसी घटना को मैं वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। तो आसान शब्दों में अगर हम लोग समझें कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जब भी कोई वाइट लाइट जो है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर इंटर करता है, तो जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर इंटर करते हैं तो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स, एटम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, गैस पाया जाता है और गैस के अंदर में भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो उन सभी से लाइट जो है टकराकर अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। और उसी घटना को क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। और ये जो स्कैटरिंग की घटना है ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो ये डिपेंड रहता है एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए इस कुछ फिनोमिनन के बारे में जान लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड हमारे नेचर में कुछ फिनोमिनन हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? स्कैटरिंग। ठीक है, तो हमारे नेचर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित
कुछ फिनोमिनन है जिसमें से फर्स्ट घटना है या फिनोमिनन है टिंडल इफेक्ट। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। दूसरा है कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, मतलब आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका भी कारण क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। नेक्स्ट है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट एंड नाइट। सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम सन का कलर क्या दिखाई देता है, रेड टाइप का दिखाई देता है, हल्का रेड, या स्टार्टिंग में आप लोग को हल्का येलो दिखेगा, उसके बाद ऑरेंज दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और नाइट के समय क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। डार्क हो जाता है या ब्लैक हो जाता है बोल सकते हैं। तो इन सभी का रीज़न क्या है, यदि यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो टिंडल इफेक्ट का घटना क्यों घटती है, तो ये घटता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। आकाश नीला क्यों दिखता है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। कलर जो है सनसेट का या सनराइज का रेड होता है, तो क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। नाइट में डार्क क्यों होता है या ब्लैक क्यों होता है, तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो इन सभी को हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि ऐसा क्यों, अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है तो ये इफेक्ट क्यों होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो वो एटम या मॉलिक्यूल्स लाइट को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं या फैला देते हैं सभी डायरेक्शन में, उसी घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, तभी ये आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग हमारे नेचर में टिंडल इफेक्ट की घटना होती है। अब ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सर ऑफ मिनट पार्टिकल्स। हमारा जो अर्थ में एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग मटेरियल के पार्टिकल्स का मिक्सचर। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या वाटर पार्टिकल्स हो सकता है, या गैस पार्टिकल्स हो सकता है, ठीक है। तो उसी टाइप के मिक्सर्स को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जो मिक्सर है वो कैसा पाया जाता है, हेट्रोजीनियस पाया जाता है पार्टिकल्स का। दिस पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टिन्नी वाटर, ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। इसी को मैं कुछ देर पहले बता रहा था, हेट्रोजीनियस का मतलब है अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स का मिक्सिंग। जैसे कि जो स्मोक, जो धुआं होता है उनका पार्टिकल हो सकता है, जो टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट होता है उनके मॉलिक्यूल्स का मिक्सिंग हो सकता है, या फिर डस्ट पार्टिकल, या फिर एयर में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका मिक्सिंग हो सकता है। तो ये सभी कहाँ पाया जाता है, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। और जैसे ही सनलाइट जो है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ती है या स्ट्राइक होती है, तो सभी पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है और वो डायरेक्ट वो हमें स्कैटरिंग के पश्चात हमको वो दिखने लगती है। बीम बिकम विजिबल, हमको दिखने लगती है और उसका पाथ भी हमको दिखने लगता है। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। और जैसे इस लाइट से टकराने के बाद इस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ता है तो उससे टकराने के बाद सीधा हमारी आंखों तक आता है, मतलब रिफ्लेक्शंस के पश्चात। यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली, का मतलब ये है डिफ्यूज होना, मतलब धीरे धीरे वो कम होते रहता है उसका ब्राइटनेस जो है, और डायरेक्ट किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के ऊपर टकराने के बाद सीधा हमारे आंखों तक आता है। कौन, जो लाइट है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब ये दोनों पॉइंट से क्या रिजल्ट निकलता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, उन दोनों पॉइंट से ही रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल व्हेन पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशंस का मतलब ये है जब किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मटेरियल में दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिक्सिंग हुए रहते हैं। तो उस प्रकार के पार्टिकल्स में जब भी लाइट पड़ता है तो उसका क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। तो इसी फिनोमेनन को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडिंग पार्टिकल। जब कोलाइडिंग पार्टिकल्स के थ्रू, जब कोलाइडिंग पार्टिकल्स का मतलब क्या है, अलग अलग सॉल्यूशन में, अलग अलग सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पार्टिकल पाया जाता है उसी को कोलाइडिंग पार्टिकल बोलते हैं। या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस रहता है, हमारे पास जो भी सब्सटेंस रहता है, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये वाटर है, ठीक है, और ये ग्लिसरीन है। क्या है, ग्लिसरीन है। तो अगर इसको हम लोग जूम करके देखें तो इनके अंदर हमको क्या मिलेगा, एटम या फिर पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। या हम लोग जो लाइट इसके ऊपर डालते हैं उनसे, ये जो लाइट डालते हैं इनसे ये सीधे तौर पर टकराता है। ये जो लाइट डालते हैं इसके ऊपर ये उनसे टकराता है। तो इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, कोलाइडिंग पार्टिकल्स कहा जाता है। इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, कोलाइडिंग पार्टिकल्स कहा जाता है, या कोलाइडल पार्टिकल कहा जाता है। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो इन्हीं कोलाइडिंग पार्टिकल से या कोलाइडल पार्टिकल से कोई भी लाइट जो है टकराती है तो स्कैटरिंग की घटना होती है। जब हम लोग किसी लाइट को इससे पास करवाते हैं तो उसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट को। ये एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है और ये थर्ड ग्लास है। इसमें हम लोग रखे हैं सॉल्यूशंस को, इसमें हम लोग रखे हैं कोलाइट को, और इसमें हम लोग रखे हैं सस्पेंशन को। मतलब इसमें वाटर रखा हुआ है, इसमें मिल्क रखा हुआ है, इसमें फ्लोर और मिल्क रखा हुआ है, मतलब आटे का और मिल्क का मिक्सिंग है। अब जैसे हम लोग एक लाइट बीम को यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं, लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, तो यहाँ पर ये हमको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एकदम हल्का सा दिख रहा है और यहाँ पर पूरा दिख रहा है। तो इसी फिनोमेनन को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और ये क्यों हो पा रहा है, ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है, यहाँ पर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मिल्क की अगर एटम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये लाइट को थोड़ा सा स्कैटर कर रहा है, मतलब स्प्रेड कर रहा है। और यहाँ पर फ्लोर मिल्क का जो मिक्सिंग है ये लाइट को पूरी तरह से स्प्रेड कर रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर ये दिख पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा हुआ है, व्हेन लाइट इज पासिस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज़ ऑब्जर्व दैट द कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट परमिट द लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली। और इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आ रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है लाइट को पूरी तरह से पास होने के लिए परमिट नहीं देता है, मतलब परमिशन नहीं देता है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है, जब भी उनके ऊपर लाइट डालते हैं तो उनको पूरी तरह से ट्रांसमिट होने नहीं देता है अपने ऊपर से। कुछ लाइट को अपने ऊपर रोककर वो क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उसको फैला देते हैं। तो इसी फिनोमेनन को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो आप लोग को टिंडल इफेक्ट में ये डेफिनेशन याद रखना है, डेफिनेशंस के बाद कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है ये याद रखना है, और ये फिनोमेनन यदि याद रखेंगे आप लोग, ये घटना, तो आप लोग टिंडल इफेक्ट कभी नहीं भूलेंगे। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। जब मौसम साफ रहता है, जब मौसम साफ रहता है तो स्काई या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये नीला क्यों दिखाई देता है, इसका भी रीज़न समझ लेते हैं। वैसे तो हम लोग बता चुके हैं कि इसका रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं। Blue component of white light sunlight is scattered more by the air molecules than the other fine particles present in the atmosphere। बोलने का मतलब ये है, चूंकि हम लोग को पता है जो सनलाइट है वो कैसा रहता है, वाइट लाइट, और वाइट लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट होते हैं। अब वो 7 कंपोनेंट क्या होते हैं, ये होते हैं विबज्योर, क्या रहते हैं, विबज्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सभी कलर्स होते हैं। तो जैसे ही वाइट लाइट एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर के, अर्थ एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के ऊपर ऑब्जर्व होते हैं,
तो ब्लू को छोड़कर, इसको छोड़कर, ब्लू को छोड़कर जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं सभी कलर्स को क्या कर लेते हैं, सभी कलर्स को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, सभी कलर्स को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ब्लू को ऑब्जर्व नहीं करता है। ब्लू को क्या कर देता है, वो स्कैटर्ड कर देता है या स्प्लिट कर देता है। ब्लू कलर को क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं या फिर स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, ब्लू हैज़ द शॉर्टर वेवलेंथ विच स्कैटर्ड फास्टर इन कंपैरिजन टू अदर कलर प्रेजेंट इन द सनलाइट। जो सनलाइट में 7 कलर प्रेजेंट होता है उनमें से ब्लू कलर एक ऐसा लाइट होता है, ब्लू लाइट एक ऐसा लाइट होता है जिसका वेवलेंथ कम होता है। और ब्लू कलर का जो लाइट है उसका वेवलेंथ शॉर्टर होने की वजह से अगर अदर कलर से हम लोग कंपैरिजन करें तो ये बहुत जल्दी स्कैटर्ड होता है, फास्ट स्कैटरिंग होता है। ठीक है, इसका स्कैटरिंग क्या होता है, बहुत जल्दी होता है। द स्काई इज ब्लू ड्यू टू फिनोमिनन कॉल्ड रैले स्कैटरिंग। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए हैं कि स्काई का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, तो वो स्कैटरिंग के वजह से। और इस स्कैटरिंग को क्या नाम दिया जाता है, रैले स्कैटरिंग कहा जाता है। जो स्काई का कलर जो है ब्लू दिखाई देता है, इसमें जो स्कैटरिंग होता है उसको क्या कहा जाता है, रैले स्कैटरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैले स्कैटरिंग। इसका रीज़न ये है, इस फिनोमिनन को या इस घटना को जो ऑब्जर्व किया गया था वो कौन थे, रैले नाम का साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही इसको ऑब्जर्व किया था, इस वजह से इसको रैले स्कैटरिंग भी कहा जाता है। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फिनोमिनन के बारे में बात करते हैं, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट एंड नाइट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्काई अपीयर रेड। आकाश का रंग रेड क्यों हो जाता है, लाल क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द ओरिजिन लाइट पासिस थ्रू लार्जर डिस्टेंस in the earth atmosphere. Most of the light scattered away which have shorter wavelength. Their light does not get scattered and reaches our eye. बोलने का मतलब ये है, जब सनराइज या सनसेट की घटना होती है या प्रोसेस होता है तो उस दौरान अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लार्ज होता है। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट हैं वो हमारे आँखों तक नहीं पहुँच पाता है, वो हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पाता है। और रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है या हाई होता है। इस वजह से रेड कलर हमारी आँखों तक पहुँच जाता है। और इस प्रकार से सनराइज और सनसेट के टाइम आकाश जो है या स्काई जो है रेड कलर अपीयर कर लेता है। और आप लोग देखे होंगे मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में जब सनसेट होता है और मॉर्निंग टाइम में जब सनराइज होता है तो उस समय हमको स्काई जो है या उसके आसपास का क्षेत्र जो है क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है। क्या रीज़न है, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वाइट लाइट का कंपोनेंट 7 कंपोनेंट में से रेड कलर जो है हमारे आंखों तक पहुंच पाता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। बाकी जो रेड कलर को छोड़कर बाकी जो कलर्स बचते हैं उनका वेवलेंथ कम होता है, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर में ही स्कैटर्ड हो जाते हैं, हमारे अर्थ या हमारी आंखों तक पहुँच ही नहीं पाता। इस वजह से अदर कलर दिखाई नहीं देते। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नाइट। नाइट बोलने का मतलब ये है स्काई जो है अपीयर ब्लैक, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों, तो चूंकि हमारे अर्थ में क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। हमारे अर्थ में क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन आकाश में अगर हम लोग अर्थ के बाहर बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, तो उधर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई भी स्पेस नहीं होता और वहाँ कोई लाइट नहीं होती है। और जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा और कोई लाइट ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं होगा, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का हमको वहाँ पर कलर दिखाई ही नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ क्या दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। इसी वजह से नाइट में हमको क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है।
तो आई होप ये समझ में आया होगा। एटमॉस्फेयर कहाँ पर पाया जाता है? हमारे अर्थ के चारों ओर, बाकी कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है या जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पर स्कैटरिंग की घटना नहीं घटेगी, और स्कैटरिंग की घटना नहीं घटेगी तो वहाँ पर हमको कलर्स दिखाई नहीं देंगे, और कलर्स नहीं दिखाई देंगे मतलब क्या दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। ओके, और इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। कंसिडर कर लेते हैं सन इस पॉइंट पर है, सन कहाँ पर है? इस पॉइंट पर है, मतलब दोपहर के टाइम में सन एट नून, दोपहर में सन यहाँ पर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस क्या है? शॉर्ट है। और जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? लॉन्ग हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से इस टाइम हमको सनराइज या सनसेट के टाइम सन जो है रेड दिखाई देता है। ओके ओके। और अगर इस फिगर की बात करें, ये वाले डायग्राम की बात करें, तो ये हमें ये बताता है कि अगर सन का पोजीशन ओरिजिन पर हो, सन का पोजीशंस कहाँ पर हो सकता है? या तो ओरिजिन पर होगा, या तो ओवरहेड होगा, या फिर इधर आसपास कहीं पर होगा। तो यदि सन का जो पोजीशन है ओवरहेड हो, सन नियरली ओवरहेड या पास में हो, जैसे कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर में हो, तो इस सिचुएशंस में ब्लू कलर का स्कैटरिंग जो है कम होता है। मतलब इस सिचुएशंस में हमें स्काई का कलर जो है ब्लू तो दिखाई देगा लेकिन कम ब्लू दिखाई देगा। और जैसे ही सन का पोजीशन जो है सन नियर ओरिजिन, तो इस सिचुएशंस में हमको कुछ ज़्यादा ही, मतलब आकाश का रंग तो नीला दिखाई देगा, लेकिन इस पोजीशंस के कंपैरिजन में यहाँ पर आकाश का रंग या स्काई हमें ज़्यादा ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, और अगर सन के कलर्स की बात करें तो ओरिजिन पोजीशंस में सन का जो कलर है ये कैसा रहता है? ये रेड रहता है, लाल कलर का रहता है। ओके, तो यही चीज़ इस फिगर में दिखाया गया है। तो आई होप आज के इस लेक्चर में सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और इस प्रकार आप लोग का क्लास 10 का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो है ख़त्म होता है। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर 11 का। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।